हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वाकाटक राजवंश को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात, जो गुप्त वंश का पतन हुआ था, मतलब गुप्त वंश के बाद ही पुष्यभूति वंश आया है। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया है। ठीक है, देखिए अब पुष्यभूति वंश, इसमें आ गया पहला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 से 605 ईस्वी है ना। फिर राज्यवर्धन, मतलब प्रभाकर वर्धन का ही पुत्र है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री पुत्री है। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। ठीक है, तो प्रथम प्रभावशाली शासक था आपका प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे दो पुत्र हुए। एक तो राज्यवर्धन और दूसरा क्या हुआ? हर्षवर्धन। और पुत्री क्या हुई? तो राजश्री पैदा हुई। ठीक है, मतलब प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम यशोमती था और इसके दो पुत्र, एक तो राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी। ठीक है, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृह वर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, मालवा के शासक देव ने गौर शासक शशांक की सहायता से गृह वर्मा की हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? गृह वर्मा की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। गौर शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। जो गौर शासक शशांक था, है ना, शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। याद रखना है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ठीक है, और गंगा में फिकवा दिया। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में, याद रखना है 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी, कितना ईस्वी? 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने कन्नौज व थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। मतलब हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। ठीक है, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान जब दक्षिण भारत अभियान किया। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हर्ष के समय मथुरा जो था, यह सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। याद रखना है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था नर्मदा नदी के तट पर। यह जानकारी कहाँ मिलता है? तो रवि कृति के एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, हर्ष के हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी से और वो 645 ईस्वी में दो चीनी दूत आए। वेनसोंग जो था, वेनसोंग भारत भारत स्थल मार्ग से आया, वो स्थल मार्ग से ही वापस गया। ठीक है, चीनी यात्री वेनसोंग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री वेनसोंग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया। याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, है ना, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से वेनसोंग संबंधित था। ठीक है, हर्ष, ठीक है, हर्षवर्धन, है ना, स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया तथा दक्षिण भारत की यात्रा की। वो पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। कौन? तो वेनसोंग। याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन का भी उल्लेख करता है। चीनी यात्री वेनसोंग ने भीनमाल की यात्रा की और इसे 2 बार लूट लिया, है ना, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। वेनसोंग को शाक्य मुनि
यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। याद रखना है कि वेनसोंग को शाक्य मुनि कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसोंग की यात्रा का वृत्तांत जो है सी युकी कहलाता है। याद रखना है वेनसोंग की यात्रा का वृत्तांत क्या कहलाता है, सी युकी कहलाता है। वी ली ने वेनसोंग की जीवनी लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसने लिखी थी, वी ली ने वेनसोंग की जीवनी लिखी थी। ठीक है। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना, मतलब नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये पुस्तक किसने लिखा था, तो हर्षवर्धन ने लिखा था। ठीक है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि था। याद रखना है कि हर्ष मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था, तो बाण भट्ट था। उन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। तो बाण भट्ट की 2 पुस्तक का नाम हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक। बाण भट्ट का गुरु कौन था, भर्तृ। याद रखना है भर्तृ या भत्सु। बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या है, भर्तृ या भत्सु। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6ठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसोंग ने हिस्सा लिया। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका अध्यक्ष ह्वेनसोंग को बनाया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। यह भी इंपोर्टेंट हो गया, कौन था, अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिन्हनाद था। सिन्हनाद कौन था, तो हर्ष का सेनापति था। हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था, मतलब 1/6 है ना, 1/6 कर जो है वसूला जाता था। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। याद रखना है कि 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, मगध राज। यह पूछा गया मगध राज की उपाधि किसने धारण की थी, हर्षवर्धन ने। मगध राज की उपाधि किसने धारण की थी, हर्षवर्धन ने। ठीक। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। एक तो भाग जो कि भूमि कर था, बलि और हिरण्य। ठीक है। हर्षकालीन मतलब हर्षकालीन शासन में आपको 3 प्रकार का कर मिलता है। एक तो भाग, बलि और हिरण्य। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र मतलब जल यंत्र का वर्णन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल यंत्र का वर्णन है। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। कौन था, सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन था, महाबलाधिकृत था। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी उपरिक। उपरिक कौन था, उपरिक उपरिक भुक्ति का प्रशासक था, है ना। उपरिक कौन था, तो भुक्ति का प्रशासक था। सीननाथ कौन था, मुख्य सेनापति था। स्कंदगुप्त कौन था, राज्य सेना का मुख्य अधिकारी था। राज्य सेना का मुख्य अधिकारी कौन था, स्कंदगुप्त। अवंती कौन था, शांति एवं युद्ध का मंत्री। शांति एवं युद्ध का मंत्री कौन था, अवंती था। वृहदेश्वर अश्वसेना का मुख्य अधिकारी था। अश्वसेना का मुख्य अधिकारी कौन था, वृहदेश्वर। अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री को अमात्य कहा जाता था। मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। ठीक है। बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी कौन था, तो बलाधिकृत। पैदल सेना का अधिकारी कौन था, बलाधिकृत। कुंतल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी कुंतल कहलाता था। ठीक है। अश्वसेना का प्रधान अधिकारी कौन था, कुंतल। अब पुलिस अधिकारी दंडपाशिक। ठीक है। पुलिस अधिकारी कौन था, दंडपाशिक था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि 6ठा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है। 6ठा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। इसमें नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग को याद रखना है। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है कुशेभूति वंश या वर्धन वंश का पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाके इसको देख सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।